नमस्कार, विबोध एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम नेट जेआरएफ की एक क्लास जो स्टार्टिंग से, जैसे जो नए बच्चे हैं, नए बैच वाले बच्चे, जो क्लास हम नेट जेआरएफ की शुरुआत की क्लास करवाते हैं ना भाई, एक क्लास हो चुकी है। उसमें हमने मौखिक रूप से ही समझ बनाई थी कि हिंदी साहित्य का इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए और इसकी विशेषताएं। अब हम देखेंगे कि पहली क्लास जो परीक्षा उपयोगी ढंग से, और वो आपके सामने एज इट इज ऑफलाइन का ही ऑनलाइन आपको भी वैसा ही दिखाया जा रहा है। ये नहीं है कि आप इनके लिए अलग है और आप लोगों के लिए अलग है। तैयारी सबके लिए सेम है, चाहे वो ऑनलाइन तैयारी करता है या ऑफलाइन। तो देखो भाई, आज हम करेंगे, सबसे पहला जो टॉपिक करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास से शुरू करेंगे आज हम, क्योंकि ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए है भाई। ये नहीं है कि आप नेट जेआरएफ, क्योंकि ये तो फर्स्ट ग्रेड वाले भी हिंदी साहित्य का इतिहास यही पढ़ेंगे, फर्स्ट ग्रेड वाले, सेकंड ग्रेड वाले भी, और ये नेट जेआरएफ वाले भी, और असिस्टेंट प्रोफेसर वाले भी, सभी के लिए सेम है। ये वाला पोर्शन हिंदी साहित्य के इतिहास की आज हम पहली क्लास शुरू करेंगे। और इसमें देखिए, हम सबसे पहले कुछ ग्रंथों के बारे में देखेंगे कि हिंदी साहित्य की शुरुआत कैसे हुई, किस ग्रंथ से हुई, पहला ग्रंथकार कौन है, और फिर धीरे धीरे, बिल्कुल ये लगाओ आप कि शुरू से लेकर, और जो परीक्षा उपयोगी है आपके लिए, प्रत्येक पॉइंट यहाँ करवाया जाएगा। देखो, सबसे पहले हमने एक नाम लिखा है भाई, गारसा दी तासी। ये एक फ्रांस का व्यक्ति है और इसने हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला ग्रंथ लिखा है भाई। सबसे पहले किसी ने ये कोशिश की कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना चाहिए, और इन्होंने लिखा भी, वहीं बैठ के लिखा, फ्रेंच भाषा में लिखा। लेकिन जैसे जो भी लिखा, लेकिन हम इसको क्या मानेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ है भाई, क्या, गारसा दी तासी का। और ग्रंथ क्या है भाई, इस्तवार द ला लितेतुर एंदुई हिंदुस्तानी। ये है भाई इनका ग्रंथ का नाम है। ये देखो पूरा, क्योंकि स्टार्टिंग में देखो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि शुरुआत में न तो ये नाम बोलना आता है न लिखना आता है। धीरे धीरे बिल्कुल आप अनुभव से सब कुछ आ जाएगा, तो विचलित होने की जरूरत नहीं है। ये ग्रंथ लिखा भाई, और ये जो गारसा दी तासी हैं, इनका पूरा नाम है भाई गारसिम जोसेफ हेलिडोर तासी। कोई जरूरत नहीं है, कभी पूछा नहीं गया, लेकिन पूछना, पता नहीं पूछ तो क्या लिया जाए, तो वो भी लिख लो आप। इनका पूरा नाम है गारसिन जोसेफ हेलिडोर तासी। ये इनका पूरा नाम है भाई, गारसा दी तासी बोल देते हैं इनको। और इन्होंने ग्रंथ लिखा भाई, इस्तवार दी ला लितेतुर एंदुई हिंदुस्तानी। अब इस ग्रंथ को लिखा गया, दो भागों में ये ग्रंथ प्रकाशित हुआ। तो देखो, ये भी याद रखना भाई, दो भाग आए इसके, यानी कि दो भागों में था। और ये 1839 ईस्वी में तो पहला भाग आया। कई बार पूछा गया है भाई, पहला भाग तो 1839 में, और दूसरा भाग आया भाई 1847 में, और ये फ्रेंच भाषा में था। तो ये भी कई बार पूछा गया है। इस देखो, अब ये जो ग्रंथ लिखा था, इसकी विशेषताएं हैं ये, इस्तवार दी ला लितेतुर एंदुई हिंदुस्तानी। इसकी विशेषताएं हम लिख रहे हैं। अब ये दो भागों में प्रकाशित हुआ था, एक 1839 ईस्वी में, दूसरा 1847 ईस्वी में। और इस की जो भाषा थी वो थी भी फ्रेंच भाषा। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि ये कौन सी भाषा में था, तो फ्रेंच भाषा में भी था भाई ये।
अब देखो इस ग्रंथ, अब लिखो भाई ये एक पेरिस से मुद्रित किया गया था ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य अनुवादक समिति के द्वारा। तो वो भी लिख लो, क्योंकि अब प्रश्न पूछा जाता है भी बहुत गंभीरता से। पहले सिर्फ ऐसे ही प्रश्न पूछ लिए जाते थे, लेकिन अब बच्चे बहुत ज्यादा अध्ययन करते हैं। एक एक साल 2 साल तक 1 लाख रुपए खर्च करके अध्ययन करते हैं भाई। क्योंकि आप अगर वहां से यहाँ ऑफलाइन पढ़ने आओगे तो आपको रहने के अलग से पैसे देने पड़ेंगे, कोचिंग के अलग से, तो बहुत, और लंबी तैयारी 6 महीने की तैयारी तो कम से कम करके जाओगे आप, तो कुछ छूटना नहीं चाहिए। तैयारी एक बार ही कर लो ऐसी। तो देखो गारसादी तासी ने क्या किया भाई, फ्रेंच भाषा में लिखा, और इन्होंने इस ग्रंथ, इसकी क्या लिखवा रहे थे भाई, ये देखो लिखेंगे हम अब, ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य समिति के द्वारा, लिख लो ये भी, ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति द्वारा पेरिस में मुद्रित किया गया था। पेरिस आप सब जानते हो भाई, पेरिस में मुद्रित किया गया था। ये इसके बारे में थे। अब देखो भाई इसका, ये तो फ्रेंच भाषा में था, अब इसका हिंदी अनुवाद किया। एक व्यक्ति है जिसने इसका हिंदी अनुवाद किया, क्योंकि अब फ्रेंच भाषा तो हमें आती नहीं। अब आप अगर इस ग्रंथ को पढ़ना चाहोगे तो इसका हिंदी अनुवाद आपको लेना पड़ेगा, और वो अनुवाद किया भी लक्ष्मी सागर वासरणे ने। लक्ष्मी सागर वासरणे नाम के ये व्यक्ति हैं। इन्होंने 1952 ईस्वी में इसका हिंदी अनुवाद किया भाई, और नाम रखा उस हिंदी अनुवाद का कि हिंदुई साहित्य का इतिहास। इसका नाम रखा भाई इन्होंने हिंदुई साहित्य का इतिहास, हिंदुई साहित्य का इतिहास। ये नाम रखा भाई इसका। इस्तत्वार ललितेतुर हिंदुस्तानी ग्रंथ का नाम हिंदुई साहित्य के इतिहास नाम से लक्ष्मी सागर वासरणे ने हिंदी अनुवाद किया इस ग्रंथ का। अब देखो भाई इसमें 2 शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो है एंदुई और एक है हिंदुस्तानी। तो कई बार इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो देखो एंदुई का तो यहाँ अर्थ है भाई एंदुई, एक शब्द आया भाई यहाँ एंदुई, ये तो आया है भाई हिंदी के लिए, और एक शब्द आया है हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी जो शब्द आया है ये आया है हिंदुस्तानी के लिए। और आप सब जानते हो कि हिंदुस्तानी उर्दू भाषा, हिंदी मिश्रित उर्दू को क्या बोलते थे, हिंदुस्तानी भाषा बोलते थे। तो हिंदुस्तानी इसका मतलब है उर्दू। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये भाई हमने देखा हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम ग्रंथकार माने जाते हैं कौन है, गारसादी तासी, और उन्होंने ये इस ग्रंथ की रचना की। 2 भागों में ये ग्रंथ आया, और ये फ्रेंच भाषा में था, और ये मुद्रित किया गया था कहाँ, पेरिस में। तो देखो पेरिस में, ये नहीं है कि ये जो समिति है ना, ये जो अनुवादक समिति है, यानी कि ये अनुवाद करती थी, ये एक ऐसी समिति है, वो ब्रिटेन और आयरलैंड की थी, लेकिन देखो ये थी पेरिस में। तो यहाँ से प्रश्न एक बार पूछा गया है, ये जो पीएचडी की और जो एमफिल के लिए जो एंट्रेंस परीक्षा होती है ना, वहाँ पूछा गया था कि जो इस्तत्वार ललितेतुर हिंदुस्तानी कहाँ पर मुद्रित किया गया था ग्रंथ, तो कहाँ पर, पेरिस में। ये याद रखना भी, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वहाँ पे क्योंकि ये सब फ्रेंच से ही संबंधित, फ्रेंच भाषा में है, फ्रांस के ये विद्वान थे। अब देखो भाई इन्होंने कुल 738 कवियों का वर्णन किया भाई इस ग्रंथ में। अब देखो यही लिखो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जैसे बनाए जा रहे हैं वैसे ही नोट्स बनाओगे आप। देखो 738 कवियों का वर्णन है इस ग्रंथ में,
और हिंदी के केवल 72 कवि हैं भाई, केवल 72 कवियों को ही, हिंदी के 72 कवियों को शामिल किया गया है। हिंदी के केवल 72 कवि हैं। और कौन है भाई ये? एक ये है भाई अंगद से हेमंत तक, यानी कि पहला जो हिंदी का कवि है वो है अंगद, और अंतिम जो 72वां है वो है हेमंत। ये अंगद से हेमंत तक के 72 कवियों का, अब देखो आगे हम पढ़ेंगे, कहीं भी कोई भी हिंदी के अंगद कवि के बारे में भी हम नहीं पढ़ेंगे और न ही हेमंत के बारे में, क्योंकि ये फ्रेंच के विद्वान थे, इनको पता ही नहीं था हमारे हिंदी के कवियों का, लेकिन इन्होंने पहल की इसीलिए तो देखो, वैसे ये इतिहास से कुछ नहीं है, हमारे हिंदी की दृष्टि से देखें तो हिंदी का कोई हित इन्होंने नहीं किया, लेकिन सिर्फ इसलिए प्रशंसनीय है और हम इसलिए आपको पढ़ा रहे हैं क्योंकि इन्होंने शुरुआत की तो फिर बाद में धीरे धीरे और लोगों ने भी हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे, तो वहां हिंदी कवियों को, और ये वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया था भाई, यानी कि जैसे ऐसे नाम शुरू हो गए तो सभी ए वाले ले लिए, तो ऐसे तो देखो अब अमीर खुसरो भी हैं, और फिर आगे हम चलेंगे तो आगे भी हैं, प्रयोगवाद में वो कितने बाद में है, तो कैसे उनको कोई ये सीक्वेंस से या इस तरह से कर्मानुसार लिखा गया ग्रंथ नहीं है, लेकिन सिर्फ ये बातें जो यहाँ लिखवाई गई ये याद करनी है, यही इनकी इस ग्रंथ की विशेषताएं हैं, इससे बाहर यहाँ से कोई प्रश्न नहीं आएगा। अब देखो भाई हम आगे चलते हैं और एक ये सब नोट करो, फिर आगे अगला करेंगे। और देखो भाई एक और बात लिख लो, इसका द्वितीय संस्करण आया था भाई 1871 ईस्वी में, वो 3 भागों में आया था। जो इस ग्रंथ का द्वितीय संस्करण आया था, यानी कि दूसरा संस्करण संशोधित तो होकर, और उसमें क्या है, इसको 3 भागों में बांटा गया था। 1871 में आया था भाई ये, और इसको 3 भागों में बांटा गया था। ये पहले तो 2 भागों में आया, फिर क्या, वैसे कभी पूछा नहीं गया है तो भी लिख लो, आप कुछ छोड़ने नहीं देंगे। अब और कहाँ से पढ़ोगे आप? देखो अब इसके बाद हम अगला देखेंगे भाई, अगला एक लिख चुके हो ये देखो भाई, जो हम YouTube पे क्लासेज आपको और मिलेंगी, रीतिकाल की भी आधुनिक काल की भी कुछ बना रखी हैं, वो हम थोड़ी सी जल्दी करवाते हैं, इसलिए आपको यहाँ थोड़ी सी स्पीड ये लगेगी कि बहुत धीरे चल रहे हैं, लेकिन क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो देखो इतनी ही, वैसे समझ में नहीं आएगा तो फिर फायदा क्या। वहां तो सिर्फ बोलना होता है और लिखना आप रोक के भी देख लेते हो क्लास को, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, तो एक क्लास की फीलिंग आपको आएगी कि आप एक क्लासरूम में ही बैठे हो, उस तरह से ही आपको पढ़ाया जाएगा। अब देखो भाई एक ग्रंथ का नाम है भाई, वो पहले नंबर पर ग्रंथ था। दूसरा है भाई, देखो इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है, तज़किरा ए शुअराई, ये ग्रंथ है भाई एक, और ये ग्रंथ लिखा था मौलवी करमुद्दीन ने, मौलवी करीमुद्दीन, और इन्होंने क्या किया भाई, ये 1848 ईस्वी में लिखा था। ये देखो ये है ग्रंथ का नाम है तज़किरा ए शुअराई, और राइटर का यानी कि इनके लेखक हैं भाई मौलवी करीमुद्दीन। इन्होंने क्या किया, 1848 ईस्वी में ये ग्रंथ लिखा था, और ये ग्रंथ तासी के ग्रंथ का फूहड़ अनुवाद आप कह सकते हो, क्योंकि हूबहू नकल कर दी गई, वो भी थोड़ी सी बल्कि उससे भी वो, तो इसको हम तासी के यानी कि गारसादी तासी के ग्रंथ का फूहड़ अनुवाद कह सकते हैं। और इसमें क्या है, 1004 कवियों का वर्णन मिलता है इसमें, और हिंदी के केवल 62 कवि मिलते हैं भाई, हिंदी के केवल 62 कवि मिलते हैं।
ये देखो भाई, इसके बाद हम देखेंगे हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ। सब जो बताया जा रहा है ना, फिर आखिर में हम प्रश्न उत्तर करवाएंगे तो और भी ज्यादा आपके क्लियर हो जाएगा। वैसे एक एक प्रश्न आपको बताया जाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे आते हैं। अब देखो ये लिख लिया है, तो आगे हम लिखेंगे भाई शिव सिंह सरोज के बारे में, क्योंकि वहां से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे प्रश्न तो सभी में से आएंगे भाई, कहीं से भी पूछा जा सकता है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो देखो अब हम लिखेंगे भाई शिव सिंह सेंगर, ये तो है भाई लेखक का नाम शिव सिंह सेंगर। देखो मैं ये बता रही हूं ना, ये लेखक का नाम है, ये रचना का। कुछ लोग आप जो पहले पढ़ रखा है आप लोगों को तो पता है, लेकिन जो अभी ये आए हैं बिल्कुल एमए करके और बिल्कुल आज शुरुआत है जिनकी नेट जेआरएफ की तैयारी की, तो उनको नहीं पता होता कि राइटर कौन सा है और रचना कौन सी है। तो शिव सिंह सेंगर की रचना है भी शिव सिंह सरोज। और ये तो देखो नाम भी ऐसा है कि रचना का नाम ऐसा लगेगा कि ये है लेखक का नाम और ये है रचना, लेकिन ये रचना है। और ये पूछा भी गया एक बार पीजीटी परीक्षा में कि शिव सिंह सेंगर रचना का नाम है या शिव सिंह सरोज। तो वहां फिर जो अगर कम पढ़ रखा है तो वहां कंफ्यूजन भी होता है। अब देखो भाई शिव सिंह सरोज रचना जो है वो 1883 ईस्वी में लिखी गई थी, शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखी गई थी। और एक सबसे खास बात आप देखना इसमें कि हम पूरा हिंदी साहित्य पढ़ेंगे, आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक, और गद्य विधाएं भी सब जगह रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा कहा। ये आप सुन सुन के कान पक जाएंगे आपके, यानी कि रामचंद्र शुक्ल का नाम हर कक्षा में कम से कम पता नहीं कितनी बार लिया जाएगा, क्योंकि वो एक आलोचक हुए हैं और उन्होंने सबसे ज्यादा स्टिक और वैज्ञानिक इतिहास, शुद्ध विशुद्ध वैज्ञानिक इतिहास लिखा है। तो वो उन्होंने विश्लेषण किया है सभी ग्रंथों का। तो उन्होंने जो अपना ग्रंथ है, शुक्ल का ग्रंथ है भाई, देखो आप बिल्कुल सुलझी भाषा में लिखो, शुक्ल का ग्रंथ है हिंदी साहित्य का। शुक्ल का मतलब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास, इसी नाम से इन्होंने ग्रंथ लिखा है। और ये ग्रंथ देखो, वैसे शुक्ल की बारी आएगी तब हम इसकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे। यहां बताना जरूरी है शिव सिंह सरोज के बारे में एक तथ्य। तो ये शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1929 ईस्वी में लिखा गया है। इसमें क्या है, ये हिंदी का सबसे वैज्ञानिक इतिहास माना जाता है। जितने भी हम इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे उनमें सबसे ज्यादा वैज्ञानिक यानी कि मील का पत्थर आप कह सकते हो हिंदी साहित्य इतिहास का इस ग्रंथ को, क्योंकि इस ग्रंथ में जहां से शुरुआत की है इन्होंने हिंदी साहित्य की, इन्होंने माना है ना हिंदी साहित्य की शुरुआत तो सबसे पहले इन्होंने शिव सिंह सरोज ग्रंथ से शुरुआत की है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ कहाँ से होता है भाई? प्रारंभ होता है शिव सिंह सेंगर से कह सकते हो आप, या शिव सिंह सरोज से। शिव सिंह सरोज ग्रंथ का नाम है। और एक बात और देखो भाई, केवीएस के पीजीटी लेवल की केवीएस भर्ती में पूछा गया था, इसका समय सीमा पूछी गई थी कि ये ग्रंथ कब लिखा गया। देखो यहाँ लिखा हुआ है ये 1883 ईस्वी में लिखा गया है, लेकिन शुक्ल के इतिहास में इसका जो समय है वो 1833 ईस्वी है भाई। और ये केवीएस में ऐसे भी पूछा गया है कि, और ऑप्शन में ये था ही नहीं, 83 था ही नहीं, तो 33, क्योंकि शुक्ल के इतिहास में 33 ही लिखा हुआ है और वो शुक्ल के इतिहास के अनुसार ही पूछने चाह रहे थे, इसीलिए उन्होंने ये डाला ही नहीं, ये वाला डाला गया। तो यहाँ ये बात कहना चाहते हैं हम कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो शुक्ल का है उसका प्रारंभ शिव सिंह सरोज से होता है। अब शिव सिंह सरोज के बारे में और बातें देखेंगे भी कि इसमें क्या है।
एक बार नेट परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, शायद 2015 या 14 की कोई परीक्षा थी नेट की, उसमें पूछा गया हिंदी का प्रस्थान बिंदु किसे माना जाता है। तो इसे हिंदी का प्रस्थान बिंदु भी माना जाता है। हिंदी का प्रस्थान बिंदु। अब देखो प्रस्थान बिंदु माना जाता है किसको, प्रस्थान बिंदु माना जाता है शिव सिंह सरोज को हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु। यहां लिखो भाई हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि हिंदी स्त्री विमर्श का प्रस्थान बिंदु किसे माना जाता है, तो ये प्रस्थान बिंदु, उसका उत्तर था भाई मित्रों मरजानी, वो अलग आगे हम पढ़ेंगे। ये हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु माना जाता है शिव सिंह सरोज को, जिसकी रचना 1883 ईस्वी में हुई है भाई। और ये हिंदी भाषा में लिखा गया। देखो अब तक जो हमने ग्रंथ देखे, वो एक ग्रंथ तो लिखा गया था भाई फ्रेंच भाषा में, फिर दूसरे नंबर पे हमने तज़किरा ई सुवराई जो ग्रंथ देखा, वो लिखा गया था भाई उर्दू भाषा में। अब ये जो ग्रंथ है ये हिंदी, इसकी जो भाषा है वो हिंदी है, यानी कि यहाँ लिखो कि ये हिंदी भाषा में लिखा गया है। तो हिंदी भाषा में तो अब तक कोई नहीं लिखा गया, वो दोनों तो दूसरी भाषा में है। तो यहाँ से प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ, हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है कौन सा, शिव सिंह सरोज। ये है भाई, देखो शिव सिंह सरोज के बारे में और देखो भाई, इसमें 1,000 या आप ये लगाओ 1003 कवियों का वर्णन है इसमें। और ये जो सारे कवि हैं ये बिल्कुल हिंदी के हैं, सारे विशुद्ध हिंदी के हैं। 1003 कवियों का वर्णन मिलता है। और ये सब क्या है भाई, ये 1003 के 3 क्या है, ये विशुद्ध हिंदी के हैं, यानी कि बिल्कुल हिंदी के हैं। ये कोई उर्दू मिश्रित हिंदुस्तानी किसी के नहीं, सिर्फ हिंदी भाषा के कवि हैं। तो सही मायने में देखो तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इसी को मानना चाहिए, क्योंकि ये हिंदी भाषा में भी है और सिर्फ हिंदी के कवियों को आधार बनाकर लिखा गया है। अब देखो भाई, एक दो बातें और देखेंगे हम। देखो शिव सिंह सरोज में क्या है कि शिव सिंह सेंगर ने हिंदी के पहले कवि के बारे में चर्चा की है। उन्होंने गारसादी तासी ने या किसी ने भी ये नहीं बताया कि हिंदी का पहला कवि कौन है। इन्होंने कहा कि हिंदी का पहला कवि पुष्य या पुंड है, यानी कि इनके अनुसार हिंदी का, ये भी पूछ लिया जाता है, प्रश्न पूछा गया है कई बार। तो इन्होंने हिंदी के प्रारंभ की चर्चा की है। देखो इस तरह भी प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी के प्रारंभ की चर्चा करने वाले पहले लेखक कौन है या इतिहासकार कौन है, तो शिव सिंह सेंगर। हिंदी के प्रारंभ की चर्चा करने वाले प्रथम इतिहासकार हैं भी शिव सिंह सेंगर। और इन्होंने हिंदी का पहला कवि किसे माना है, तो यहां लिखेंगे भाई, इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में ये लिख चुके हो आप, इन्होंने क्या कहा है कि हिंदी का पहला कवि कौन है भाई, पुष्य या पुंड है। पुष्य इसी को बोल देते हैं भाई पुंड भी, पुष्य या पुंड है। वैसे हिंदी का कवि तो देखो सरहप्पा है पहला, लेकिन इनके अनुसार पहला कवि कौन सा है, पुष्य या पुंड। और नाम देके ही पूछा जाएगा कि शिव सिंह सेंगर के अनुसार
हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो फिर क्या उत्तर दोगे आप, पुष्य या पुंड। और सबसे पहले कवि या हिंदी के प्रारंभ की चर्चा भी शिव सिंह सेंगर ने ही की है। ये थी भाई इसके बारे में, शिव सिंह सेंगर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। लिखो इनको, फिर अगला करेंगे। एक बात और लिखो भाई, इसमें इन 1003 कवियों की कविताओं के उदाहरण भी दिए गए हैं और इनका जीवन चरित्र भी लिखा गया है। तो इन्होंने क्या किया है, कवियों के जीवन चरित्र, यानी कि जीवन चरित्र पढ़ते हो ना आप, जीवन चरित्र और कविताओं के उदाहरण मिलते हैं। ये है भाई शिव सिंह सेंगर के बारे में पूरी जानकारी। अब अगले कवि के, अगले इतिहासकार के ऊपर चलते हैं। अगला इतिहासकार है भाई, देखो हर 3 हमने किए, दूसरा तो कम महत्वपूर्ण है, वो तो बहुत कम एक आधी बार पूछा जाता है, लेकिन शिव सिंह सेंगर के बारे में और गारसा दितासी के बारे में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम करेंगे भाई ग्रियर्सन के बारे में, क्योंकि वहां से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं आपके लिए। जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन, देखो पूरा नाम है इनका जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। देखो ये जो है जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन जो है, ये है भाई अंग्रेज है, ये आयरलैंड के निवासी थे, आयरलैंड के निवासी थे और इन्होंने अंग्रेजी भाषा में एक ग्रंथ लिखा था हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये लिखेंगे हम, ये ग्रंथ का नाम भी थोड़ा बड़ा है लेकिन याद हो जाएगा, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। ये ग्रियर्सन नाम से ही प्रसिद्ध है, ग्रियर्सन ही हम, लेकिन पूरा नाम याद होना चाहिए, पूछ सकते हैं। तो इनका जो ग्रंथ का नाम है या इतिहास ग्रंथ जो इन्होंने लिखा वो है भाई द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये इनके ग्रंथ का नाम है भाई द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये ग्रंथ लिखा भाई इन्होंने और ये 1888 ईस्वी में लिखा। देखो ये याद रखनी है भाई, डेट भी आपको ये भी पूछी जाती है। 1888 ईस्वी में जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ की, इतिहास ग्रंथ की रचना की। अब देखो इस ग्रंथ में क्या है भाई, 1888 ईस्वी में लिखा गया ये, और बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के विशेषांक के रूप में ये छपा था। तो ये बात भी महत्वपूर्ण है, लिखो इसके बारे में भी लिखो कि ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के विशेषांक के रूप में छपा था या प्रकाशित हुआ था, एक ही बात है भाई ये। अब देखो ये जीके का प्रश्न है भाई, देखो ये ग्रंथ तो यहाँ से प्रकाशित हुआ, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, लेकिन ये क्या है भाई, ये देखो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में हुई थी और इस सोसाइटी का एक प्रमुख उद्देश्य था भाई हस्तलिपियों को इकट्ठा करना, पांडुलिपियों को पुनः प्रकाशित करना
और जो हिंदी ग्रंथ हैं उनका अंग्रेजी में अनुवाद करना, ये इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई थी 1784 ईस्वी में। तो इसके बारे में हालांकि जीके का क्वेश्चन है, लेकिन हमारे हिंदी से संबंधित है तो यहाँ भी पूछा जाता है। तो लिखो आप इसको। इसकी स्थापना हुई थी। देखो यहाँ इसका ऐसे ही नोट्स बनाना आप जैसे बनवाए जा रहे हैं। अब इसके बारे में बात चल रही है तो इसके बारे में यहाँ लिखा जा रहा है। इसकी स्थापना कब हुई? 1784 ईस्वी में हुई भी स्थापना। और किसने की? वारेन हेस्टिंग्स ने की भी। उस समय गवर्नर जनरल थे वो बंगाल के, उन्होंने इसकी स्थापना की। तो देखो इसकी स्थापना, जैसे फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की, ये पूछा गया है नेट में प्रश्न। इसी तरह से इसकी भी पूछ सकते हैं। तो लिखो भाई स्थापना और किसने की, तो ये की भाई वारेन हेस्टिंग्स ने। और इन्होंने की भी। और इसका उद्देश्य क्या था, तो लिखो भाई इसका उद्देश्य था प्राचीन हस्तलिपि ग्रंथों की खोज करनी। अब इसको हटा दें क्योंकि आप लिख चुके होंगे ये। देखो भाई लिखो, इस बंगाल, इसका उद्देश्य क्या था भाई? इसका उद्देश्य था भाई प्राचीन हस्तलिपियों को इकट्ठा करना, ढूंढना कहीं से भी प्राचीन हस्तलिपियों को और दूसरा काम क्या था भाई? इसका उद्देश्य था भाई पांडुलिपियों को पुनः प्रकाशित करना, पांडुलिपियों का पुनः प्रकाशन। ये दिखेगा नहीं आपको, ऊपर लिखते हैं ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के बारे में ऊपर लिखेंगे भाई, क्योंकि हर एक जो वाक्य लिखा गया है वो परीक्षा उपयोगी है आप लोगों के लिए। ये है भाई, इसके विशेषांक के रूप में जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था भाई द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, इसके विशेषांक के रूप में छापा गया था। अब देखो इस सोसाइटी के बारे में लिखते हैं। इसकी स्थापना की भाई वारेन हेस्टिंग्स ने 1784 ईस्वी में। स्थापना कब हुई इसकी? 1784 ईस्वी में। और किसने की स्थापना? तो उस समय जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे भाई वारेन हेस्टिंग्स, इन्होंने स्थापना की। और इसका उद्देश्य था क्या? एक तो उद्देश्य था भाई प्राचीन हस्तलिपियों की खोज करना, और दूसरा उद्देश्य क्या था? पांडुलिपियों का पुनः प्रकाशन। और तीसरा उद्देश्य क्या था भाई? हिंदी ग्रंथों का अंग्रेजी अनुवाद। ये इस संस्था के बारे में लिखा। अब पुनः अपने उस पे चलते हैं, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर के बारे में। यहाँ लिखेंगे भी ग्रियर्सन का ग्रंथ क्या है। फिर से लिख रही हूँ, कंफ्यूजन ना हो। ग्रियर्सन का ग्रंथ क्या है? द मॉडर्न वर्नाकुलर इंक डालो, वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान।
ये ग्रंथ है जो 1888 ईस्वी में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में ही थी ये, इसके विशेषांक के रूप में ये छापा गया था। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं भाई ये है क्या। एक तो सबसे पहली विशेषता तो ये अंग्रेजी भाषा में है, कई बार पूछा गया भाई इसकी भाषा क्या है, भाई अंग्रेजी है। ये अंग्रेजी में लिखा गया ग्रंथ है। और इस ग्रंथ में क्या है, अब इस ग्रंथ में नामकरण और कालक्रम का प्रथम बार प्रयास किया गया है। तो ये लिखो काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास। अब तक हमने जो इतिहास ग्रंथ लिखे उसमें न तो काल विभाजन किया गया था कि इस काल के कवियों को, और न ही कोई विशेष नाम दिया गया था किसी काल विशेष के कवियों के लिए। तो नामकरण का और काल विभाजन का प्रथम प्रयास किया गया किस ग्रंथ में, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ में। अब देखो इसको क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, ग्रीयेशन के इतिहास को इसे प्रथम वैज्ञानिक इतिहास माना जाता है हिंदी साहित्य का। देखो अब ये 2-3 प्रश्न आपको लिखवाएंगे जो एज इट इज पूछे गए हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ माना जाता है इस ग्रंथ को। अब देखो एक हम शुक्ल का इतिहास पढ़ते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, तो वो है भाई हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम विशुद्ध वैज्ञानिक इतिहास। उसको हम शुद्ध वैज्ञानिक या विशुद्ध में लिखेंगे, वो भी प्रथम ही है। तो यहीं पे लिख लो ताकि ये 2 प्रश्न एक जैसे हैं, आपको कंफ्यूजन न हो। हिंदी साहित्य का, देखो हिंदी साहित्य का इतिहास और इसका प्रथम शुद्ध वैज्ञानिक इतिहास पूछ लिया जाए तो फिर क्या है, शुद्ध वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ पूछा जाएगा तो फिर वो है भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। फिर उसका नाम लेंगे हम हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1929 ईस्वी में लिखा गया था किसके द्वारा, हिंदी साहित्य का इतिहास। ये 1929 में लिखा गया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। इसको हम देखो दिखाई नहीं दे रहा तो मैं यहाँ बोल रही हूँ आप लोगों के लिए कि हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ तो कौन सा है भाई, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जॉर्ज ग्रीयेशन का। और यदि पूछा जाए हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम शुद्ध वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ तो फिर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1929 ईस्वी में लिखा गया था। ये है भाई। अब इसके बारे में 1-2 बातें और देखेंगे। अब देखो ये अंग्रेजी भाषा में है और इसमें क्या है, 952 कवियों का वर्णन है। इस ग्रंथ के बारे में बातें चल रही हैं, ये आप लिख चुके हो, अब यहीं पे लिखेंगे। देखो ये अंग्रेजी भाषा में है तो इसका हिंदी अनुवाद भी किया है। तो देखो इसमें 952 कवियों का वर्णन है भाई। सबसे पहले तो आप यही लिखो कि 952 कवियों का वर्णन है, क्योंकि ये पूछते हैं। और इसका हिंदी अनुवाद किसने किया, इसका हिंदी अनुवाद किया भाई किशोरी लाल गुप्त ने किया भाई 1957 में हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास के नाम से। इसका हिंदी अनुवाद किया किशोरी लाल गुप्त ने। और इन्होंने किया कब,
1957 में। और नाम क्या लिखा? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। और ये कब किया भाई? 1957 ईस्वी में किया ये अनुवाद। किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद किया। किशोरी लाल गुप्त ने 1957 ईस्वी में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से। ये हमने देखा गिरियर्सन के बारे में। अब गिरियर्सन के बारे में एक दो और महत्वपूर्ण बातें हैं, यही लिख लो, परीक्षा उपयोगी है और कई बार पूछी गई हैं। तो लिखो यहाँ, देखो भाई, एक तो पूछा जाता है कि रीति शब्द का, हिंदी साहित्य में रीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अब देखो, इन्होंने काल विभाजन किया है और उसमें एक रीति काव्य नाम से एक काल नामकरण किया है। तो वो रीति शब्द का भी सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है भाई? जॉर्ज गिरियर्सन ने किया है। तो हिंदी, देखो एक दो बातें हैं, ये पूछी गई हैं कई बार। तो हिंदी साहित्य में रीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, ये सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था भाई? रीति शब्द का ये किया था भाई गिरियर्सन ने, जॉर्ज गिरियर्सन ने ही किया था रीति शब्द का सबसे पहले प्रयोग। और एक खड़ी बोली को देशी भाषा की संज्ञा सबसे पहले किसने दी थी? जॉर्ज गिरियर्सन ने। ये भी पूछा जाता है, खड़ी बोली को, ये गिरियर्सन से संबंधित है तो यही याद कर लो भाई, खड़ी बोली को देसी भाषा की संज्ञा। सर्वप्रथम किसने दी? तो ये भी किसने दी भाई? गिरियर्सन ने। ये दो बातें आपको और याद रखनी है। और एक बात और लिखो आप कि भक्ति काल को धार्मिक पुनर्जागरण की संज्ञा भी सबसे पहले किसने दी? जॉर्ज गिरियर्सन ने। भक्ति काल को आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन ये याद करने हैं भाई, किसी तरह से भी रटने हैं, याद करने हैं। जैसे भी आपको याद होते हैं तो सभी तथ्य बार बार आगे भी लिखवा देंगे, अब याद करोगे फिर रिवीजन होगा, याद हो जाएंगे ऐसे ही। भक्ति काल को धार्मिक पुनर्जागरण कहा है भाई। भक्ति काल के लिए गिरियर्सन ने क्या कहा है? इसको धार्मिक पुनर्जागरण। और किसने कहा है? ये गिरियर्सन ने। ये दो तीन बातें और थी महत्वपूर्ण इनके बारे में। अब हम आगे देखते हैं भाई, लिखो इनको। अगला देखते हैं भाई, फिर हम मिस्र बंधुओं के बारे में। अब ये देखो, हमने अब तक पढ़ लिया भाई गारसादी तासी के बारे में, मौलवी करीमुद्दीन। फिर उसके बाद हमने शिव सिंह सेंगर के शिव सिंह सरोज के बारे में चर्चा की। और फिर गिरियर्सन के दी मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के बारे में चर्चा की। अब हम अगले जो इतिहास ग्रंथकार हैं वो है भाई मिस्र बंधु, उनके बारे में देखेंगे। ये लिख लिया हो तो इसको भी हटा देते हैं, क्योंकि मिस्र बंधुओं के बारे में फिर पूरा इकट्ठा ही आ जाएगा। देखो, यदि आप कहीं से भी हो भाई, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑनलाइन का मतलब तो यही है कि आप विदेश में बैठ के भी पढ़ सकते हो। तो ऐसी हमारी क्लास यदि आपको लेनी है हर रोज लाइव क्लास, जो ऑफलाइन में जैसे बैच होते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर है आपके सामने और आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अब स्टार्ट हुआ है बिल्कुल, हर रोज की हर रोज 3-4 घंटे जो अध्ययन करवाया जाता है वो पूरा लाइव आपको ऐसे ही करवाया जाएगा। अब देखो, अगला हम देखेंगे भी मिस्र बंधु।
मिस्र बंधुओं के बारे में देखो, एक तो क्या है, ये 3 भाई थे भाई मिस्र बंधु। तो सबसे पहले तो इनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि कौन नहीं है। 4 नाम दे दिए जाते हैं। देखो जैसे मैं 4 नाम लिखूंगी, यहां लिखेंगे भाई गणेश बिहारी, एक नाम लिखा भाई गणेश बिहारी लिखेंगे, फिर श्याम बिहारी लिखेंगे, और एक है भाई सुखदेव बिहारी, और एक लिख दिया भाई कृष्ण बिहारी। और यहां से ऐसे के ऐसे प्रश्न पूछा गया है नेट जेआरएफ में कि कौन सा मिस्र बंधुओं में शामिल नहीं है, और ये कृष्ण बिहारी डाल दिया जाता है, ये नहीं है मिस्र बंधुओं में। तो आप ये भी याद रख लो कि कृष्ण बिहारी नहीं है, और गणेश, श्याम और सुखदेव, ये 3 है भाई। अब देखो इनको याद, कई बार बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, मिस्र लगा हुआ है इनके आगे, गणेश बिहारी मिस्र, श्याम बिहारी मिस्र, क्योंकि मिस्र बंधु बोलते हैं ना, मिस्र है भाई ये। अब देखो इसको याद आप कैसे करोगे, कैसे याद होंगे आपको, क्योंकि आप भूल जाते हो। तो कोई भी आप देखो, इनका आगे आगे वाला एक एक अक्षर उठाओ, तो ये क्या बन गया भाई, गस्सू। इस तरह से आप कर सकते हो कि गस्सू है ये, गणेश बिहारी है, फिर श्याम बिहारी है, सुखदेव। ये सिर्फ याद करने के लिए बताया जा रहा है, वो मर्जी है आपकी, आप कैसे याद करो। तो ये तो 3 भाई है भाई, तीनों के बारे में आप याद रखना है इनका नाम। यहां लिख देते हैं श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ये तीनों भाई हैं, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है भाई, तीनों ने मिलकर मिस्र बंधु विनोद नाम से एक ग्रंथ लिखा। तो इनके ग्रंथ का नाम क्या है, मिस्र बंधु विनोद। ये इनके ग्रंथ का नाम है, और इनके ग्रंथ का नाम है ये मिस्र बंधु विनोद। ये 4 भागों में प्रकाशित हुआ था भाई, ये भी कई बार पूछा गया है, और यहाँ गलती होती है अभी, ये 4 भागों में प्रकाशित हुआ था, ये याद रखनी है भाई बात। ये 4 भाग थे इसके, जो पहले 3 भाग थे ये तो भाई 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे, और जो चौथा भाग था वो आया था भाई 1934 ईस्वी में। यानी कि आप सिर्फ ये याद कर लेते हो कि 1913 और 1934 यानी कि 2 ही भाग हैं, फिर आप गलती कर देते हो कि कितने भाग हैं। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ, तो ये 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। पहले 3 भाग 1913 ईस्वी में, और चौथा भाग था भाई 1934 ईस्वी में, और प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में। ये मिस्र बंधु विनोद के बारे में। अब देखो भाई, मिस्र बंधु विनोद में 5000 कवियों का वर्णन है भाई। देखो बहुत ज्यादा है, 5000 कवियों का वर्णन मिलेगा आपको इसमें। और क्या है भाई इसमें, तो इसकी एक विशेषता तो ये हो गई, सर्वाधिक कवियों का वर्णन करने वाले इतिहासकार मिस्र बंधु हैं, और ग्रंथ कौन सा है, मिस्र बंधु। तो यहां लिखो आप सर्वाधिक कवियों का वर्णन, सर्वाधिक कवियों का वर्णन कहाँ हुआ भाई, मिस्र बंधु विनोद में हुआ है सर्वाधिक कवियों का वर्णन। और दूसरी बात एक और है कि ये रीति काल से प्रभावित थे। तो यहाँ पूछा जाता है कि कौन से इतिहासकार रीति काल से प्रभावित थे, तो वो कौन थे, मिस्र बंधु थे। क्योंकि देखो एक आगे हम पढ़ेंगे, देव बिहारी के बड़े रीति काल के 2 कवि हैं भाई, देव और बिहारी। उनके दोनों के बारे में इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया था कि देव बड़ा है या बिहारी, और उस तुलना देव बड़े या बिहारी इस विवाद के जन्मदाता भी मिस्र बंधु ही माने जाते हैं। तो पहले तो सबसे पहले तो यहाँ लिखो आप कि रीति काल से प्रभावित इतिहासकार थे।
रीति काल से प्रभावित इतिहासकार। मिस्र बंधु है भाई, ये रीति काल से प्रभावित है। और दूसरी बात क्या है कि देव बड़े या बिहारी, देव बड़े या बिहारी, ये एक विवाद बना था भाई, और इस पे 2 पुस्तक भी लिखी गई थी, देव और बिहारी, और एक थी बिहारी और देव। ये विवाद देव बड़े या बिहारी, इस विवाद के जन्मदाता इसके जन्मदाता भी कौन है भाई? मिस्र बंधु ही माने जाते हैं। अब देखो ये 2 पुस्तक हैं, ये भी लिख लो भाई, क्योंकि ये भी हर चीज साथ साथ ही करते चलेंगे। देव बड़े या बिहारी, ये 2 पुस्तक है भाई। जैसे इन्होंने, इनके मिस्र बंधुओं का जो प्रिय कवि था, लिखो, मिस्र बंधुओं का प्रिय कवि था भाई देव। और देखो इस विवाद से संबंधित 2 पुस्तकें यही लिख लो भाई। एक तो आई थी बिहारी और देव, ये तो रचना लिखी थी भाई किसने? लाला भगवान दीन ने। और एक थी भाई देव और बिहारी, ये लिखी थी भाई किसने? कृष्ण बिहारी ने। ये 2 रचनाएं भी यहाँ पूछ ली जाती हैं, तो ये आगे भी करेंगे। लिखो, अब आगे देखते हैं इनके बारे में, क्योंकि इनका प्रिय कवि देव था, तो इन्होंने क्या भाई देव को अच्छा बताया। बिहारी ने एक रचना, एकमात्र रचना लिखकर रीति काल में सबसे जो प्रसिद्ध हुए वो बिहारी है भाई। बिहारी सबसे एक ही तो रचना लिखी है जिसमें 713 दोहे माने जाते हैं, या पहले 719 भी मान लिए जाते हैं कहीं कहीं। लेकिन इन्होंने कहा कि देव बिहारी से भी बड़े हैं काव्य कौशल में, ये इनका मानना था। तो देखो तुलनात्मक, वैसे अगर हम हिंदी साहित्य में तुलनात्मक जो अध्ययन या तुलनात्मक पद्धति के जन्मदाता तो पदम सिंह शर्मा माने जाते हैं, लेकिन ये जो देव या बिहारी का विवाद है, इसके जन्मदाता मिस्र बंधु माने जाते हैं। ये सबसे पहले प्रश्न इन्हीं ने उठाया था। और अंक देकर तुलना करने का श्रेय भी मिस्र बंधुओं को जाता है। ये 2-3 विशेषताएं लिखेंगे, आप पहले इसको नोट करो। देखो भाई ये 2-3 बातें और लिख लेते हैं मिस्र बंधुओं के बारे में। एक तो है भाई ये तो लिख लिया हमने विवाद। अब देखो अंक देकर तुलना करने, अंक देकर तुलना करने का, अंक देकर तुलना करने की परंपरा के जन्मदाता। कौन है भाई? ये जन्मदाता माने जाते हैं कौन है? मिस्र बंधु। क्योंकि देखो मिस्र बंधुओं के आगे लिखा है ना, तो यानी कि मिस्र बंधु क्या माने जाते हैं? अंक देकर तुलना करने की परंपरा के जन्मदाता। अब देखो हम सबसे पहले लिखेंगे कि हिंदी साहित्य में तुलनात्मक आलोचना के जनक कौन है। ये बात भी यही लिख लो, महत्वपूर्ण है भाई। कहीं भी ऐसे देखो, ये कोष्टक में जो शब्द हम लिखेंगे ना, उसका मतलब है कि ये परीक्षा उपयोगी है और इससे मिलती जुलती है, तो यहाँ आगे फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, वहीं पे आपके डाउट क्लियर होते चले जाएंगे। तो लिखो भाई, हिंदी में तुलनात्मक पद्धति के, तुलनात्मक आलोचना पद्धति के जन्मदाता या तुलनात्मक आलोचना के जन्मदाता कौन है भाई? ये है पंडित पदम सिंह शर्मा।
देखो भाई, इनको माना जाता है तुलनात्मक पद्धति के जन्मदाता। यानी कि सबसे पहले हिंदी में तुलना किसने स्टार्ट की? दो कवियों को लेकर तुलना शुरू की, दो कवियों को लेकर उनकी तुलना की कि कौन से की रचना श्रेष्ठ है, किसने किस ढंग से अपनी काव्य सौष्ठव का प्रयोग किया है। वो सबसे पहले शुरू किसने किया? पदम सिंह शर्मा ने। अब पदम सिंह शर्मा ने क्या किया? 1907 ईस्वी में इन्होंने, देखो अब इनके बारे में थोड़ा लिखेंगे। 1907 ईस्वी में पदम सिंह शर्मा ने फारसी कवि शादी और बिहारी की तुलना की हुई। 1907 ईस्वी, देखो ऐसा भी पूछा जाता है, बिहारी और बिहारी तो हिंदी के रीतिकाल के कवि हैं और एक फारसी कवि थे भाई, फारसी कवि सादी नाम है ये कवि का। फारसी कवि सादी का तुलनात्मक अध्ययन किया। यानी कि सबसे पहले 1907 ईस्वी में किसने क्या किया भाई? इन्होंने क्या किया? पदम सिंह शर्मा ने बिहारी और एक फारसी कवि सादी थी, सादी फारसी कवि थे, उनका तुलनात्मक अध्ययन किया। अब देखो इन्होंने एक बात और की कि बिहारी सतसई की भूमिका, ये पुस्तक भी लिखी है इन्होंने, एक बिहारी सतसई की, इन्होंने बिहारी को श्रेष्ठ बताया भाई, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी है भाई, बिहारी पदम सिंह शर्मा की है, ये पूछी जाती है, बिहारी सतसई की भूमिका। ये पुस्तक का नाम है भाई पूरा, ये मत मान लेना कि बिहारी सतसई की भूमिका इन्होंने लिखी है, नहीं, ये अलग से एक पुस्तक है बिहारी सतसई की भूमिका, और ये लिखी है पदम सिंह शर्मा ने, और ये बहुत बार पूछी गई है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है आप लोगों के लिए। ये देखो पदम सिंह शर्मा के बारे में एक दो बातें, और एक इन्होंने ब्रज भाषा के समर्थक थे ये, और हिंदी भाषा को क्या कहा? कर्णकटु भाषा कहा, ये भी लिख लो यही पदम सिंह शर्मा ने। खड़ी बोली को क्या कहा है इन्होंने? पदम सिंह शर्मा के बारे में बातें चल रही हैं ये, खड़ी बोली को नीरस और कर्णकटु, क्योंकि ये ब्रज भाषा के समर्थक थे, तो नीरस और कर्णकटु कहा है पदम सिंह शर्मा ने। और एक बिहारी सतसई को देखो, क्योंकि ये तो बिहारी के फैन थे भाई, आप ये कह सकते हो, प्रशंसक थे, तो इन्होंने क्या कहा है? बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी कहा है, यानी कि प्रशंसा की है उसकी। तो ये दो तीन बातें आप याद रख लो। बिहारी सतसई को, ये एक रचना है बिहारी की, बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी कहा है। ये पदम सिंह शर्मा के बारे में परीक्षा उपयोगी है, प्रत्येक प्रश्न पूछा गया है। ये भी पूछा जाता है तुलनात्मक आलोचना के जन्मदाता कौन है? पदम सिंह शर्मा। 1907 ये डेट भी पूछी जाती है, बिहारी और फारसी कवि सादी का तुलनात्मक अध्ययन पदम सिंह शर्मा ने कब किया? तो 1907, ये महत्वपूर्ण डेट है भाई। और इन्होंने क्या किया? बिहारी सतसई की भूमिका नाम से भी एक रचना लिखी है, और खड़ी बोली को नीरस और कर्णकटु कहा है, और बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी कहा है। ये बात आपको याद रखनी है भाई पदम सिंह शर्मा के बारे में, ये सारी बातें, क्योंकि यहाँ तुलनात्मक अध्ययन का जिक्र था तो ये बताना जरूरी था। आगे भी बताएंगे, फिर इनका नंबर आएगा तब। अब देखो भाई, ये हमने देखा भाई मिस्र बंधु विनोद के बारे में शायद सारी बातें हमारी हो गई। मिस्र बंधुओं ने एक ग्रंथ लिखा भाई, तीन थे ये, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी, तीनों के नाम याद रखने हैं। और ये ग्रंथ था इनका मिस्र बंधु विनोद, और इसमें 5000 यानी के सर्वाधिक कवियों का वर्णन मिलता है, और इसमें अंक देकर तुलना करने का। और एक और बात भाई देखो, इन्होंने पहले कवि की बात तो नहीं की है, हिंदी के प्रारंभ की बात तो मिस्र बंधुओं ने नहीं की, लेकिन हिंदी के प्रथम गद्यकार की बात की है। देखो प्रारंभ की बात लिखवाई है सिर्फ शिव सिंह सेंगर के यहाँ, कि शिव सिंह सेंगर ने हिंदी के प्रारंभ की बात की, और पहला कवि माना पुष्य या पुंड को। लेकिन मिस्र बंधुओं ने ऐसा तो कोई कहीं नहीं अपने ग्रंथ में उल्लेख किया है, लेकिन इन्होंने प्रथम गद्यकार के बारे में बात की है। तो लिखो इसको, अब हटा देते हैं, आप लिख चुके हो इसको।
देखो भाई, लिखो मिस्र बंधुओं ने क्या किया है कि प्रथम गद्यकार के बारे में बात की है। इनके अनुसार हिंदी का प्रथम गद्यकार कौन है? हिंदी का प्रथम गद्यकार ये है भाई कौन? गोरखनाथ को इन्होंने माना है हिंदी का प्रथम गद्यकार। देखो इनके अनुसार पूछा जाएगा कि मिस्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्यकार कौन है, तो फिर कौन है? गोरखनाथ। लेकिन इन्होंने हिंदी के प्रारंभ की चर्चा नहीं की है और अपने संपूर्ण इतिहास को या हिंदी साहित्य के इतिहास को इन्होंने 8 कालखंडों में विभाजित किया है। वो हम काल विभाजन सबका एक साथ देखेंगे, तो यहाँ आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये हमने देखा भाई, अब हम इसके बाद करते हैं, हमें मिस्र बंधुओं के बाद हम करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास के बारे में कुछ चर्चा। देखो इसमें विचलित होने वाली कोई बात नहीं है। आप ये मानो कि ये क्या आपको जो लिखवाया जा रहा है वो सिर्फ आप लोग याद करोगे। आज घर जाके आप ये मानो ये पहली क्लास है हमारी और इसको आप पूरा याद करोगे। शाम को बैठ के आराम से, सुबह फिर रिवीजन करोगे इसका और फिर क्लास में कुछ क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, तो उस तरह से पता भी चलेगा कि आप किस तरह से अध्ययन कर ले। कुछ भूलोगे, कुछ याद रहेगा। स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है। तो देखो वही राम की शक्ति पूजा वाली बात है कि विचलित होने का नहीं देखता मैं कोई कारण, हे सिंह पुरुष उठो करो तुम भी वह शक्ति धारण। ऐसी कोई बात नहीं है भाई, आप सब कर सकते हो। आगे देखेंगे भाई हम रामचंद्र शुक्ल के बारे में। अब देखो जब रामचंद्र शुक्ल भी भगवान श्री राम भी विचलित हो गए थे। जब राम रावण युद्ध चल रहा था तब जामवान उनको कहते हैं। वो देखो इतना वानर सेना को इतना उन्होंने लहूलुहान कर दिया था कि वो आंसू आने लगे थे भगवान श्री राम को भी। वो तो भगवान थे, हम तो एक सामान्य इंसान हैं। तो उस समय जामवान ने कही थी ये पंक्तियां कि विचलित होने का नहीं देखता मैं कोई कारण, हे सिंह पुरुष तुम भी करो वह शक्ति धारण। छोड़ दो समर जब तक न हो सिद्धि प्राप्त, हे रघुनंदन आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। तो अब और इस साधना में लग जाओ आप। ये एक प्रकार की साधना है आपके लिए अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। अब देखो अब हम करेंगे भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। लिखो इनके ग्रंथ के बारे में देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है भाई इतिहास ग्रंथ लिखा है। इनका इतिहास ग्रंथ का नाम है भाई हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास ये 1929 ईस्वी में लिखा गया ग्रंथ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। देखो ये जो लिखवाए जा रहे हैं ना भाई, हर एक बात याद रखनी है आपको कि कौन सा ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ था, किसके द्वारा लिखा गया और उसके अंदर क्या क्या है, वो सब जानकारी याद रखनी है। तो देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास लिखा भाई हिंदी साहित्य का इतिहास, जो सबसे ज्यादा वैज्ञानिक और व्यवस्थित इतिहास माना जाता है। अब इसकी कुछ खास बातें हम देखेंगे भाई। ये क्या है, इसका दूसरा संस्करण 1941 ईस्वी में आया था, वो याद करने की जरूरत नहीं है, लिख लो लिखना चाहो तो। दूसरा संस्करण आया था भाई इसका 1941 ईस्वी में, क्योंकि उस समय तक तो रामचंद्र शुक्ल जी की मृत्यु हो गई थी। तो देखो भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ 1929 ईस्वी में लिखा गया था। अब देखो पहले भी हम एक क्लास में चर्चा कर चुके हैं कि हिंदी शब्द सागर एक देखो ये हिंदी शब्द सागर ये 1928 ईस्वी में इसका प्रकाशन होना था भी। नागरी प्रचारिणी सभा
काशी के द्वारा। और ये हिंदी शब्द सागर के बारे में भी एक तो प्रश्न पूछे जाते हैं, ये किसके मस्तिष्क की उपज थी, यानी कि ये श्याम सुंदर दास के मस्तिष्क की उपज थी भाई। श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास आप जानते हो, नागरी प्रचारिणी सभा के बारे में हमने बताया था, फिर बता देंगे। श्याम सुंदर दास 1928 ईस्वी में हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन कर रहे थे भी, नागरी प्रचारिणी सभा पत्रिका से, तो वहाँ प्रचारिणी सभा से। अब देखो उनके मस्तिष्क की, श्याम सुंदर दास के मस्तिष्क में आया कि ये हिंदी शब्द सागर नाम से कोई हम एक हिंदी का पूरे साहित्य का संकलन करें और उसको हम प्रकाशित करें। तो इन्होंने कहा, श्याम सुंदर दास ने, कि इसकी भूमिका लिखवाने के लिए रामचंद्र शुक्ल जी को कहा। श्याम सुंदर दास जी ने कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल से कि आप हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिखिए, और वो भूमिका लिखी उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिखी। इसकी भूमिका देखो, ये इसकी भूमिका लिखी किसने लिखी भी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और हिंदी साहित्य के विकास नाम से लिखी। हिंदी साहित्य के विकास, हिंदी साहित्य का विकास, ये इस नाम से इन्होंने इस ग्रंथ की, हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिखी। श्याम सुंदर दास के कहने पर किसने लिखी, ये लिखी भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और फिर बाद में ये 1928 ईस्वी में ये लिखी, और 1929 ईस्वी में ये हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्रकाशित हो गया। तो शायद आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से सुन लो कि हिंदी शब्द सागर, श्याम सुंदर दास हिंदी शब्द सागर ग्रंथ की रचना कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि हिंदी, आप शुक्ल जी को, कि आप हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिखिए। अब देखो वो विद्वान थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बड़े आलोचक हुए हिंदी के, तो उन्होंने क्या किया कि भूमिका लिखी हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से। और फिर बाद में ये है भाई 1928 की बातें। अब 1929 ईस्वी में फिर हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से इसी को एक अलग ग्रंथ के रूप में प्रकाशित कर दिया गया। ये थोड़ी सी बातें बतानी जरूरी थी। अब हम देखेंगे भाई ये लिखो आप, ये हर बात महत्वपूर्ण है। अब इसको देखो एक तरीके से लिखेंगे हम। तो ये ग्रंथ कैसे लिखा गया भाई, ये ग्रंथ पहले तो क्या था भाई, ये पहले ऐसे कैसे नोट्स बनाओ आप, पहले हिंदी शब्द सागर, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में नाम भी देखो अलग था, फिर हिंदी साहित्य के विकास नाम से, हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखा गया था। बाद में क्या स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में कब आया ये, बाद में स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में 1929 ईस्वी में, और थोड़े से नाम में परिवर्तन कर दिया गया, हिंदी साहित्य का इतिहास लिख दिया गया। यहाँ 1929 में हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से प्रकाशित हुआ। इस नाम से फिर प्रकाशित हुआ भाई ये ग्रंथ, ये इसके बारे में है। अब देखते हैं भाई, इसमें 1000 कवियों का वर्णन मिलता है इस ग्रंथ में भी। और इस ग्रंथ में अब देखो क्या है, विधेयवादी थे ये, विधेयवादी इतिहासकार थे शुक्ल जी। शुक्ल जी के बारे में एक दो बातें लिखो, ये क्या थे, विधेयवादी इतिहासकार थे। और इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य का मील का पत्थर कहा जाता है भाई।
हिंदी साहित्य का इतिहास। इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य में मील का पत्थर कहा जाता है। हिंदी साहित्य का मील का पत्थर पूछा गया है ऐसे कैसे, मील का पत्थर कहा जाता है हिंदी शुक्ल जी के हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ को। अब देखो इस ऐसे भी ये भी लिखो भाई, इसमें 1000 कवियों का वर्णन है। अब देखो ये लिखो, फिर आगे लिखेंगे, बहुत सी बातें हैं इनके बारे में। तो देखो भाई, अब हम और लिखेंगे इनके बारे में, लिखेंगे अब और जानकारी, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आप इसे मान के चलिए, कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है चाहे वो छोटी है बड़ी है कि इसमें जहां से जिसमें यहां से प्रश्न न पूछा जाए। तो देखो भाई इसमें क्या लिखेंगे हम कि शुक्ल का रचना, जो रचनावाद है, शुक्ल के बारे में 2-3 बातें लिखेंगे, इनके रचना सौष्ठव, काव्य सौष्ठव, इतिहास के बारे में कि इनका जो रचना विधान था वो कैसा था। तो लिखो भाई, शुक्ल का रचनावाद 2 स्तंभों पर खड़ा है। शुक्ल का रचनावाद 2 स्तंभों पर खड़ा है। अब कौन कौन से हैं वो 2 स्तंभ? एक तो है भाई लोक मंगल, आप सब जानते हो, और एक है रसवाद। तो लोक मंगल और रसवाद, रसवादी आचार्य थे, ये आप सबको पता है। व्यक्तिगत रसवाद को लोक मंगल से जोड़ दिया शुक्ल ने। आप लिख सकते हो, ये ऐसे कैसे पूछ लिया जाता है कई बार। व्यक्तिगत रसवाद को, जो व्यक्तिगत था, रस यानी कि एक व्यक्तिगत रूप से रस को माना जाता था, तो व्यक्तिगत रसवाद को लोक मंगल से जोड़ दिया। और किसने जोड़ दिया? शुक्ल जी ने लोक मंगल से जोड़ दिया। अब देखो ये भी एक बार प्रश्न पूछा गया है केवीएस में कि लोक मंगल वाला भी, ये प्रश्न भी पूछा गया है भाई केवीएस में। अब देखो हम देखेंगे कि इनके जो प्रिय कवि हुए हैं भाई, इनके आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रिय कवि हैं तुलसीदास, ये भी पूछा गया है। प्रिय कवि, शुक्ल के प्रिय कवि पूछा गया है। फिर कबीर, सूरदास, तुलसी और रहीम, ऐसे ऑप्शन मिले आपको। वहां पे आपको क्या देखना था? तुलसीदास। इनके प्रिय कवि हैं भी तुलसीदास। लिखो इनके बारे में। थोड़ा पानी गर्म हो गया। और देखो भाई, ये रहस्यवाद के घोर विरोधी थे शुक्ल जी, रहस्यवाद के घोर विरोधी थे। और घोर विरोधी थे इसीलिए तो इन्होंने रहस्यवाद को कनकव्य की संज्ञा भी दे दी थी। तो लिखो, रहस्यवाद को कनकव्य की संज्ञा दे किसने दी भाई? ये रामचंद्र शुक्ल ने ही दी। ये भी पूछ सकते हैं आपसे, कनकव्य की संज्ञा दी, रहस्यवाद को कनकव्य की संज्ञा दी शुक्ल जी ने। और गोपियों के वीर्य वर्णन को देखो, ये पहले भी मैंने बताया है, फिर से लिखना चाहो तो आप लिखो, क्योंकि आज स्टार्टिंग है तो आप लोग तो सब कुछ लिखोगे। वो तो पिछले बैच वालों का जो अभी देंगे एग्जाम, उनको पता है वो सब, आपको कुछ नहीं पता। ये मैं मान के चल रही हूँ कि आप बिल्कुल नए हो, चाहे आपने पहले अध्ययन कर रखा है, लेकिन हम तो देखो भाई सब बच्चों को एक साथ लेकर चलेंगे। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको बिल्कुल हम बेसिक, यानी कि आज ही आपका शुरुआत है और उस तरीके से आपको पढ़ाएंगे, सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो यहाँ लिखो भाई कि शुक्ल ने गोपियों के विरह वर्णन को
गोपियों के विरह वर्णन को बैठे ठाले का धंधा कहा है। बैठे ठाले का धंधा कहा है। तो ये पूछा जाएगा भाई आपसे कि गोपियों के विरह को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है। तो ये कहा भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और एक इसी तरह का प्रश्न और पूछा जाता है, आप चाहो तो यहाँ लिख लो कि प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है। तो वो कहा भाई नंद दुलारे वाजपेयी ने। आप यही लिख लो दोनों बातें, क्योंकि फिर बैठे ठाले का धंधा तो याद रहता है, लेकिन ये याद नहीं रहता कि यहाँ गोपियों के बारे में पूछा गया है या प्रयोगवाद के बारे में, और फिर वहाँ आपका प्रश्न गलत होने की संभावना होती है। तो यहाँ आप लिखना चाहो तो लिख लो कि प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने बताया है, नंद दुलारे वाजपेयी ने। ये सुष्टु आचार्य हैं, सौष्ठववादी आलोचक है भाई ये नंद दुलारे वाजपेयी। शायद दिखाई नहीं दे रहा आपको, यहाँ लिखेंगे बैठे ठाले का धंधा कहा है भाई नंद दुलारे वाजपेयी ने। टाइम अब देखो यही लिखो, ये तो लिखा भाई हमने एक दूसरे उसके बारे में हमने देख ली ये बातें। अब हम देखेंगे कि भरमर गीत को सर्वश्रेष्ठ शुक्ल ने, भरमर शुक्ल के बारे में जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना भाई वो लिख रहे हैं हम शुक्ल के बारे में। तो भरमर गीत को सर्वश्रेष्ठ ध्वनि काव्य किसने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो लिखो भरमर गीत को सर्वश्रेष्ठ ध्वनि काव्य और उपालंभ काव्य की संज्ञा दी। भरमर गीत को सर्वश्रेष्ठ ध्वनि काव्य और क्या कहा है भाई, भरमर गीत को सर्वप्रथम उपालंभ काव्य की संज्ञा भी किसने दी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। भरमर गीत को सर्वप्रथम, देखो सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ में अंतर है भाई, थोड़ी थोड़ी बातें थोड़े थोड़े शब्दों के हेरफेर से प्रश्न बदले जा रहे हैं। तो भरमर गीत को सर्वप्रथम उपालंभ काव्य की संज्ञा भी किसने दी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये भाई हमने देखे शुक्ल के बारे में। अभी और भी है, ये लिखो शुक्ल के बारे में। तो देखो वैसे तो रामचंद्र शुक्ल के बारे में हम पढ़ेंगे ना, जो लगा होता है ये हमने अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बैच में करवाया था प्रेमगढ़ की स्मृति छाया संस्मरण, उसमें पूरा आप रामचंद्र शुक्ल के बारे में पढ़ने बैठेंगे तो 2 घंटे का व्याख्यान होगा अकेला रामचंद्र शुक्ल के बारे में। वो आगे करवाएंगे, जो महत्वपूर्ण है सब आपके करवाया जा रहा है यहाँ। अब देखो भाई हम देखेंगे कि शुक्ल ने लगभग 900 वर्षों के इतिहास को, इन्होंने क्या किया अभी 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया है। चार कालखंडों में विभाजित किया है। अब देखो कैसे, जैसे देखो लिखेंगे थोड़ा थोड़ा। जैसे देखो सबसे पहले क्या, वीर गाथा काल, आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो देखो वीर गाथा काल का समय क्या है भाई, संवत 1050 से 1375। समय सीमा देखो इसकी, संवत
ये है भाई संवत। संवत 1050 से संवत 1375 तक का जो समय है वो है भाई वीरगाथा काल का। अब दूसरा इन्होंने देखो 4 कालखंड है, तो दूसरा कालखंड आया भाई भक्ति काल। भक्ति काल क्या है, इसको पूर्व मध्य काल भी कहते हैं। देखो ये है आदि काल, इसका सर्वमान्य नाम है भाई आदि काल। चलो अच्छे से ही लिख लो, क्योंकि ये एक बार ही याद करोगे, फिर बार बार आपके कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये देखो भाई आदि काल, दोहरा नामकरण किया है, सब आप सब जानते हो, बताएंगे नामकरण में अलग से। देखो वीरगाथा काल यानी कि आदि काल की समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या मानी है भाई, संवत 1050 से 1375। फिर देखो भक्ति काल, दूसरा क्या माना भाई भक्ति काल, नीचे लिखेंगे भाई, यहाँ आराम से बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझना, एक एक बात महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। देखो भाई दूसरा क्या है भाई भक्ति काल। अब भक्ति काल क्या है, पूर्व मध्य काल आप इसको बोल सकते हो। दूसरा जो इसका नाम है वो है भाई पूर्व मध्य काल, यानी कि मध्य काल को 2 भागों में बांटा गया, पूर्व मध्य काल और उत्तर मध्य काल। तो भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, संवत 1375 से 1700, ये मानी भाई भक्ति काल की समय सीमा। फिर इन्होंने माना भाई तीसरा नामकरण जो किया वो है भाई रीति काल, यानी कि रीति काल क्या है फिर उत्तर मध्य काल, आप बोलेंगे उसको उत्तर मध्य काल। और इसकी जो समय सीमा है वो है भाई संवत 1700 से संवत 1900। और फिर जो चौथा इन्होंने नामकरण किया है वो है भाई आधुनिक काल है, या गद्य काल, गद्य काल आप इसको कह सकते हो, आधुनिक काल। और इसको हम गद्य काल भी कहते हैं, क्योंकि गद्य रचनाएं भी लिखी गई थी इस काल में। और इसकी जो समय सीमा है वो है भाई 1900, संवत 1900 से अद्यतन, यानी कि आज तक। तो देखो अब संवत से यदि हमें ईसवी सन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे हम, तो देखो संवत से ईसवी सन बनाएंगे तो उसमें से हम 57 घटा देंगे भाई, यानी कि देखो जैसे 1900 है, 1900 का हमें संवत ईसवी सन बनाना है, संवत का ईसवी सन। तो देखो हम क्या 10 में से 7 गए भाई 3, 9 में से 4 गए 5 गए 4, और फिर ये क्या बच गया भाई यहाँ 8, और ये यानी कि कई बार पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आधुनिक काल का प्रारंभ कब से, तो 1843 ईस्वी से। किसी का भी निकाल लीजिए आप, चाहे ईस्वी सन पूछे तो ये विक्रमी संवत ईस्वी सन निकालेंगे इसका तो हम 57 घटा देंगे भाई। और यदि ईस्वी सन है हमारे पास और हमें ये संवत निकालना है तो क्या करेंगे, हमें 57 जोड़ देंगे। ये तो आपको पता भी होगा, नहीं पता तो अब इस तरह से आप निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ से प्रारंभ का पूछा जाता है कई बार कि शुक्ल के अनुसार आदिकाल की समय सीमा क्या है। तो फिर क्या पता संवत में या ईस्वी सन में पूछ लिया जाए आपसे, तो आपको ये बताना होगा। ये लिखो भाई, फिर आगे देखेंगे। अब देखो इस आदिकाल, यहाँ इस इतिहास से संबंधित ही 1-2 बातें हम और देखेंगे। ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, लिखो जल्दी जल्दी। देखो भाई क्या है, एक ही कालखंड को 2 नाम देने की परिपाटी किसने चलाई। देखो एक काल को 2 नाम दिए गए हैं भाई, वीरगाथा काल और क्या आदिकाल, भक्ति काल और पूर्व मध्य काल, रीति काल को उत्तर मध्य काल, और आधुनिक काल को गद्य काल। तो ये दो जो नामकरण दिए हैं वो किसने दिए हैं भाई, शुक्ल ने दिए हैं। तो यहाँ से 2 प्रश्न लिखो आप, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं और कंफ्यूजन रहता है भाई।
तो लिखो इसके बारे में कि एक ही कालखंड को दो नाम देने की परिपाटी के जन्मदाता तो है शुक्ल। एक ही कालखंड के दो नाम देने की परिपाटी के जन्मदाता है कौन भाई? शुक्ल है। ये आपको पता है, यहां लगा हुआ है, तो ये वाक्य पूरा हो गया। यानी कि एक ही कालखंड के दो नाम दे दिए भाई, जैसे वीर गाथा काल को और क्या आदिकाल। इसी तरह से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि एक कालखंड को दो भागों में विभाजित सबसे पहले किसने किया? तो देखो ये तो किया है, एक ही कालखंड को दो नाम दे दिए, लेकिन एक काल को जैसे मध्यकाल को पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल दो भागों में बांट दिया। तो इस तरह से क्या है, दूसरा प्रश्न यहां लिखो वो आएगा भाई मिश्र बंधु, यानी कि एक ही, यहां आप कहीं भी कोष्टक में लिखना क्योंकि ये तो शुक्ल के बारे में चला हुआ है, मिश्र बंधुओं वाले में लिख लेना यदि कहीं जगह बची हुई हो तो, कि एक ही कालखंड, एक ही काल के दो उपभाग करने की परिपाटी किसने चलाई? मिश्र बंधुओं ने। वो हम कालकरण वाले में भी देख लेंगे आगे। अब देखो भाई शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का जो अंतिम बिंदु है, देखो शुरुआत वाला हमने पढ़ा कि शुरुआत कहाँ से की है। तो देखो शुक्ल के इतिहास, इनके इतिहास का प्रारंभ तो कहाँ से होता है भाई? इतिहास का प्रारंभ बिंदु तो क्या है? देखो दो तीन बातें आपको ये याद रखनी पड़ेंगी भाई। तो प्रारंभिक बिंदु तो है इनका क्या? शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज से इन्होंने प्रारंभ किया है, हम पढ़ चुके हैं शिव सिंह सरोज में। और फिर अंतिम बिंदु क्या है? इनके इतिहास का जो अंतिम बिंदु है या अंतिम जो वो है भाई छायावाद, क्योंकि बाद में तो फिर इनकी मृत्यु हो गई, तो फिर बाद में और आगे कैसे लिखेंगे ये? तो अंतिम बिंदु छायावाद है। और देखो भाई इन्होंने छायावाद को लिखा है तीसरा काल, जैसे आधुनिक काल को लिखा इन्होंने भारतेंदु काल, द्विवेदी काल। इनके इतिहास ग्रंथ आप सबके पास मिलेगा। यदि आप हिंदी साहित्य के इतिहास जो शुक्ल जी का है नहीं है तो आप लोग मंगवा लेना, बहुत अच्छा है, पढ़ना चाहिए जब भी समय हो। और अब यदि आप परीक्षा उपयोग, बिल्कुल नज़दीक है परीक्षा, तो फिर ये सब का निचोड़ परीक्षा उपयोगी तो हम सब करवाएंगे। लेकिन आप वहाँ देखोगे ना तो वहाँ आपको प्रारंभ तो शिव सिंह सरोज से मिलेगा और अंत मिलेगा छायावाद से, लेकिन छायावाद नहीं लिखा हुआ वहाँ। वहाँ क्या लिखा हुआ है? आधुनिक काल लिखा, उसमें फिर भारतेंदु युग, भारतेंदु लिखा और फिर द्विवेदी युग लिखा, और द्विवेदी युग के बाद तीसरा काल लिखा है इन्होंने। तीसरा काल का मतलब है छायावाद, क्योंकि अब द्विवेदी युग के बाद तो छायावाद ही आया है। तो इन्होंने ये, फिर इनकी मृत्यु हो गई 1941 में, तो फिर ये कहाँ से लिखेंगे ये? तो अंतिम बिंदु छायावाद है, और छायावाद का नाम क्या दिया था इन्होंने? तीसरा काल। अब देखो शुक्ल के इतिहास ग्रंथ की सामग्री, यानी कि इन्होंने ये इतिहास ग्रंथ लिखा, ये सामग्री कहाँ से मिली, कहाँ से इन्होंने ये खोज की? कवियों की, 1000 कवियों के बारे में लिखा है। तो वो लिखेंगे हम अब, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार पूछी गई है, सारी बातें पूछी गई हैं, प्रत्येक जो वाक्य है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लिखो भाई शुक्ल के इतिहास ग्रंथ की, शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के स्रोत सामग्री। देखो भाई इन्होंने क्या किया है, एक तो भाई मिश्र बंधु विनोद कविता कौमुदी और श्याम सुंदर दास की है हिंदी कोविद रत्नमाला, और एक है भाई ब्रज माधुरी सार। इन चार ग्रंथों का सहारा लिया है अपना ये ग्रंथ लिखने के लिए। तो एक सबसे पहले तो लिखो आप मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद जो ग्रंथ है
इसके 3 भाग लिए हैं भाई मिश्र बंधु विनोद के। जो प्रथम 3 भाग है जो 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे, क्योंकि चौथा भाग तो फिर बाद में 1934 में आया था। तो जो प्रथम 3 भाग हैं, प्रथम 3 भाग जो 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे, ये उठाए हैं भाई अपने इतिहास को लिखने के लिए इन्होंने मिश्र बंधु विनोद। दूसरा क्या है भाई, इन्होंने जो ये है कविता कौमुदी है भाई राम नरेश त्रिपाठी की। यहाँ केवल 3 ग्रंथ ये पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। अब देखो दूसरा क्या लिखा इन्होंने, कविता कौमुदी। कविता कौमुदी जो 1917 में लिखी गई थी राम नरेश त्रिपाठी की। केवल 2 भाग लिए हैं इसके, 1917 में लिखी है ये कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी द्वारा। और इसके केवल 2 भाग लिए हैं, केवल 2 भागों का सहारा लिया है अपना ग्रंथ लिखने के लिए। वैसे तो अब तक कविता कौमुदी के 8 भाग आ चुके हैं भाई। वैसे वर्तमान में पूछें आपसे कि कविता कौमुदी के तो 8 भाग आ चुके हैं, लेकिन शुक्ल जी ने 1917 में इनके 2 भाग आए थे इसके कविता कौमुदी के, उसका उनका सहारा लिया है अपने इतिहास ग्रंथ को लिखने में। तीसरा लिखो भाई हिंदी कोविद रत्नमाला। हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी कोविद रत्नमाला है ये 1909 ईस्वी में है भाई, श्याम सुंदर दास के द्वारा लिखी गई है ये। और भाई जीवनी है भाई, ये जीवनी है, इसमें कवियों के बारे में है, कवियों की जीवनी है हिंदी कोविद रत्नमाला में। और फिर चौथे नंबर पे इन्होंने लिखा भाई ब्रज माधुरी सार, जो वियोगी हरि का है ब्रज माधुरी सार। ये लिखा है भाई 1923 ईस्वी में लिखा था वियोगी हरि। हरिहर द्विवेदी इनका पूरा नाम है और 1923 ईस्वी में लिखा ये वियोगी हरि ने ब्रज माधुरी सार। ये जो 4 ग्रंथ हैं ये स्रोत सामग्री के रूप में इस्तेमाल किए थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ को लिखने में। ये हमने देखा भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में। अब हम देखेंगे भी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी तो 3 इतिहास ग्रंथ लिखे हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका लिखेंगे अब लिखो भाई, इनको हम बाद में देखेंगे इनको। अब हम देखेंगे भी हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में। हजारी प्रसाद द्विवेदी, अब देखो भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो वास्तविक नाम है वो है भाई वैजनाथ मिश्र, और ये व्योमकेश शास्त्री के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। तो लिखो इनके बारे में, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। जो इनका बचपन का नाम है वो है भाई वैजनाथ, बचपन का नाम है वैजनाथ। और इनका वास्तविक नाम आप ये लगाओ जो प्रसिद्ध है वो है भाई व्योमकेश शास्त्री। व्योमकेश शास्त्री के नाम से प्रसिद्ध हैं ये हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि देखो व्योमकेश दरवेश नाम से विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने इनकी जीवनी लिखी है, वो आगे करेंगे। तो व्योमकेश शास्त्री नाम से प्रसिद्ध हैं ये। और देखो इन्होंने क्या है भाई 3 ग्रंथ लिखे हैं, इतिहास ग्रंथ है इनके 3।
एक तो है भाई हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये है भाई 1940 ईस्वी में है, 1940 ईस्वी में लिखी हुई एक ग्रंथ लिखा इन्होंने, हिंदी साहित्य की भूमिका। दूसरा लिखा भाई इन्होंने ग्रंथ, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये लिखा भाई 1952 ईस्वी में लिखा। और देखो यहाँ से एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो काल विभाजन का जो प्रयास, जो काल विभाजन किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, वो इसी ग्रंथ में किया है भाई। हिंदी साहित्य के उद्भव और विकास में काल विभाजन किया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, कई बार लिख लेंगे, बाद में भी लिखेंगे इनकी विशेषता। हिंदी साहित्य का आदिकाल, तीसरा इनका ग्रंथ है भाई हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये भी 1952 ईस्वी में ही लिखा गया है। और ये व्याख्यान ग्रंथ है भाई, व्याख्यान दिए गए थे और फिर उनको इकट्ठा करके ग्रंथ बना दिया गया, हिंदी साहित्य का आदिकाल। समय समय पर व्याख्यान दिए गए थे और उनको फिर इकट्ठा करके व्याख्यान ग्रंथ के रूप में जाना जाता है इसको। अब देखो भाई, हम देखते हैं कि इनके बारे में, देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में एक थोड़ा सा ब्रेक लेंगे सर अब पहले, है ना। देखो आज ये हमारी नेट की ऐसी क्लासें हैं भाई, जो अभी जो बैच स्टार्ट हुआ है उसकी आप पहली क्लास इसको मान के चले। यदि आपको अध्ययन करना है, स्ट्रिक्ट अध्ययन करना है अपने शानदार प्रदर्शन के लिए, परीक्षा में सफल होने के लिए, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर आपके सामने है, आप वहाँ कांटेक्ट करके पूरी जानकारी ले सकते हैं, या नंबर मैं आपके सामने भी लिख देती हूँ। बोलना सर नंबर। देखो भाई 74 190 17 190, ये है भाई हमारा जो नंबर। आप इस नंबर पे फ़ोन करके आप पूछ सकते हो, फीस के बारे में पूछना है या आपको एडमिशन लेना है ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो। आपको हर समय ये उपलब्ध मिलेगा ये नंबर। ये विबोध एकेडमी का ऑफिशियल नंबर है भैया हमारा। तो आप यदि हमारा कोर्स लेना चाहते हो तो आप इस पे फ़ोन कर लेना, आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। और इस तरह की क्लास हम करवाएंगे, ये आप पहले देख लेना। आप इसको डेमो क्लास मानो, कुछ भी इस तरह से अध्ययन करवाया जाता है विबोध एकेडमी पे। यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत सी वीडियो मिलेंगी और भी हैं, वो देख लेना। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से तैयारी करवाई जाती है। धन्यवाद।